नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन दौरे के दौरान शांति के प्रयास जो किए थे उसको वो गति देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें आपको कि हाल के दिनों में मोदी, पुतिन और बाइडेन दोनों से बात करके अपनी शांति प्रयासों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की अपनी नीति को दोहराया है और अब खबर है कि जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सामने एक शांति योजना पेश करेंगे, लेकिन युद्ध लगातार भड़क ही रहा है। ऐसे में मोदी के शांति मिशन के लिए क्या चुनौतियां हैं, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री लगातार विश्व के बड़े नेताओं से बातचीत करके यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। मोदी ने पुतिन से युद्ध के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। वहीं इससे पहले मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से भी यूक्रेन की स्थिति समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। मोदी ने शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। अपने हालिया दौरे में पीएम ने रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति रास्ता अपनाने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद कहा कि युद्ध की समाप्ति के लिए अगली शांति वार्ता भारत को आयोजित करनी चाहिए। जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि भारत इसमें उनकी मदद कर सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने एक योजना पेश करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रूस के साथ चल रहे युद्ध को समाप्त करना है। प्लान में अमेरिका की अहम भूमिका शामिल होगी। इन हालातों में सवाल है कि क्या अमेरिका और भारत मिलकर शांति का हल ढूंढेंगे? क्या पुतिन भारत या अमेरिका की मध्यस्थता को राजी होगा? क्या मोदी का शांति मिशन सफल होगा? ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए, इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जे सोडी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सोडी साहब आपके साथ ही करते हैं। सर, ये मोदी का शांति मिशन ये कितना सफल होगा, इसको किस तरह से देखते हैं? जो कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है, ये जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है, इसमें क्या लगता है कितनी सफलता मिल पाएगी या मिलनी चाहिए? जय हिंद नेहा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। दुनिया में 3 जियोपॉलिटिकल पावर हैं, वो है अमेरिका, रूस और चीन। और कई देश जैसे भारत हो, यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये जियोपॉलिटिकल पिवट्स हैं। दुनिया में कोई भी युद्ध को सिर्फ 3 देश बंद करवा सकते हैं, वो हैं जियोपॉलिटिकल पावर्स, यानी कि रूस, अमेरिका और चीन। और इन 3 के अलावा कोई चौथा देश कोई भी युद्ध को खत्म नहीं करा सकता है। ये कड़वा सच है, लेकिन ये हकीकत है। जहां तक इस रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की बात है, अब क्योंकि 6 अगस्त से यूक्रेन को रूस में काफी सफलता मिल रही है। 6 अगस्त को उन्होंने 1263 वर्ग किलोमीटर रूसी जमीन पे कब्जा किया और 25 अगस्त को सारातोव पे उन्होंने 38 मंजिली बिल्डिंग पे ड्रोन हमला किया। ये 2 जो अटैक थे यूक्रेन के, अब जो युद्ध 6 अगस्त से पहले रूस की तरफ पलड़ा भारी हो रहा था, अब आसा आसा यूक्रेन की बढ़त और पकड़ इस युद्ध में बढ़ रही है। और जिस तरह से सोमवार को यूक्रेन की सेना ने F-16 लड़ाकू विमानों का बहुत अच्छा प्रयोग किया रूस के अगेंस्ट, इससे यूक्रेन का मनोबल और ज्यादा बढ़ चुका है। और अब जो जेलेंस्की ने 4 पॉइंट प्लान दिया है शांति के लिए, युद्ध खत्म होने के लिए, उसमें पहला उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, कुछ इलाके पे कब्जा करके। और अब वो सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र जाएंगे, जो बाइडेन से मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, कमला हैरिस से मिलेंगे, और ये युद्ध अब जल्दी खत्म होने के कागार पे है।
बिल्कुल, ये युद्ध जल्दी ही खत्म होने के कगार पे है। संजीव जी, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? संजीव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि शांति आगे बहाल की जा सके, और जब यूक्रेन का दौरा हुआ या फिर रूस का दौरा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध का वक्त नहीं है, ये वक्त है दरअसल शांति का और कूटनीतिक हल निकालने का, बातचीत से समस्या का समाधान निकालने का। लेकिन ये जो कोशिशें की जा रही है, क्या आपको लगता है, जिस बात का जिक्र अभी सोडी साहब कर रहे थे, कितने इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या वाकई जो शांति है वो सिर्फ कुछ ही लोग करवा सकते हैं, या सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनके पास ये पावर है कि वो दोनों ही देशों के बीच जो समझौता है वो करा सकते हैं, शांति बहाल करा सकते हैं? भारत की ये कोशिशें कितनी कामयाब होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए नेहा जी, भारत की ये जो कोशिशें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और जब कभी भी यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई संवाद आरंभ होगा, किसी तरीके के जो शांति के प्रयासों में कोई सफलता मिलेगी, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पूरी जो भारत की सरकार है उसके द्वारा जो ये हाल के समय का किया गया प्रयास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरीके के प्रयास में संलग्न है, जिसमें कि वो सभी पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। और जाहिर है कि उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की, जिससे पहले रशिया की भी यात्रा की, और वहां से लौटने के बाद उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से और फिर रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से किया। तो और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा भी कि उन्होंने अपने इनसाइट्स को शेयर किया है, तो ये जाहिर है कि भारत के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि जब यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की से भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कीव पे जो बातचीत हुई, तो उसका जो लार्जली उसका जो फोकस था वो पीस को स्थापित करने का था, क्योंकि यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी वही प्राथमिकता है। और जब तक वहां पर शांति स्थापित नहीं होती, जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, तब तक यूक्रेन अन्य सेक्टर्स का विकास नहीं कर सकता। और जाहिर है कि भारत इस पे बड़ा प्रयास कर रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है, ये जब तक महाशक्तियां संवाद के लिए तैयार नहीं होंगी तब तक ये समाप्त नहीं होगा। यूक्रेन के अपने हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है, और चूंकि इससे ये जो पूरी लड़ाई है ये महाशक्तियां परोक्ष रूप से लड़ रही है, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही है, ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की जो प्रतिद्वंदिता है, इसी वजह से इस तरीके के जो शांति के जो प्रयास हैं उसमें महाशक्तियों को के साथ जब तक संवाद स्थापित नहीं होता, जब तक कि वो शांति के लिए तैयार नहीं होते, तब तक ये प्रयास सफल नहीं होंगे, शांति स्थापित नहीं होगी। और यहाँ पर मैं अवश्य इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यकाल बस 2 महीने का बचा है, 3 महीने का बचा है, और वो एक लेम्ड अप सिचुएशन में है। और ऐसे में जाहिर है कि एक नई सरकार अमेरिका में आने वाले समय में बनेगी। यदि रिपब्लिकन पार्टी चुनाव जीत जाती है, डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में ये जो बातचीत की प्रक्रिया है, ये जो शांति की प्रक्रिया है, वो बड़े तरीके से आगे बढ़ सकती है। क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का ये मानना है कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए, और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए वो लगातार अपने कैंपेन में लगातार उसकी बातें कर रहे हैं। वहीं अगर आप कमला हैरिस और उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें, तो उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, और जाहिर है कि उनकी यूक्रेन की नीतियों को लेकर के आलोचना भी उनसे की जा रही है। और जाहिर है कि वर्तमान समय में वो अपने आप को डिफेंड भी करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑन द फेस वो भी इस बात को कहेंगे कि शांति होनी चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने अपने जो भी 2.5 साल का युद्ध लड़ा है, जाहिर है कि जो यूक्रेन को आर्थिक और सैनिक मदद दी है उसको वो डिफेंड भी करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में, इस बात को वो दिखाने की भी कोशिश करेंगे। और इस संदर्भ में जो यूक्रेन का जो लेटेस्ट एग्रेशन है उसके आधार पर भी वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा यूक्रेनियन एग्रेशन है वो एक गहरी प्लानिंग के तहत अमेरिका के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के भी जो स्ट्रेटेजिस्ट के द्वारा इसे प्लान आउट किया गया है। और जाहिर है कि अमेरिका की जो इलेक्शंस हैं वो उसके क्या रिजल्ट होंगे उसका भी शांति प्रयासों पर एक बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में
प्रयास अवश्य चल रहे हैं और ये जो प्रयास लगातार चलते रहने चाहिए। और जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत का की ये जो भूमिका है, ये जो प्रयास की भूमिका है, संपर्क को स्थापित करने की कराने की जो भूमिका है, वो आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी, ये स्पष्ट है। ठीक है। सोडी साहब, सवाल ये भी है, जिस बात का जिक्र अभी संजीव श्रीवास्तव जी कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अमेरिका में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाते हैं, यूक्रेन को जो अभी शक्तियां प्राप्त हो रही है, जो सैन्य मदद मिल रही है अमेरिका से, तो क्या लगता है कि उसमें कमी आएगी और उसके बाद जो चीजें हैं वो यूक्रेन के लिए अलग हो सकती है? और ये बात यूक्रेन भी भांप चुका है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई हाल ही में जेलेंस्की के द्वारा कि आप मध्यस्थता करें। नेहा जी, जब से रूस ने 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया है, तब से लेके आज तक 10 सालों में अमेरिका यूक्रेन को 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर दे चुका है। और जब से 24 फरवरी 2022 से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, इन 915 दिनों में अमेरिका यूक्रेन को 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर दे चुका है। अब पिछले कुछ महीनों से अमेरिका में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका के नागरिक ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा यूक्रेन पे क्यों बर्बाद किया जा रहा है, इजरायल पे क्यों बर्बाद किया जा रहा है। और इसकी वजह से वहां पे जनता में आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो कोई भी राष्ट्रपति चुन के आए, चाहे कमला हैरिस, चाहे डोनाल्ड ट्रंप, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि ये यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म कराएं। इस यूक्रेन युद्ध को सिर्फ नवंबर तक टाला जा रहा है ताकि अमेरिकी जनता को दिखाया जा सके कि हम रूस जो हमारा दुश्मन है उसके हम खिलाफ पूरी तरह से दृढ़ तरीके से खड़े हैं। लेकिन अंदर से अमेरिका भी जान चुका है कि काफी दिन और तक वो यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता है। और जैसे ये अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव खत्म होंगे नवंबर में, उसके बाद यूक्रेन को बोला जाएगा कि अभी रूस से बात करो, इस युद्ध को खत्म करो। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा नेहा जी, आज रूस यूक्रेन युद्ध का 915वां दिन है। 6 अगस्त से पहले ये युद्ध पूरी तरह से रूस की तरफ था, लेकिन 6 अगस्त से लेकर आज तक जैसे आस्ता आस्ता यूक्रेन को इस युद्ध में बढ़त मिल रही है, अब राष्ट्रपति पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बजाय जल्दी से इस युद्ध को खत्म करें। क्योंकि अगर यूक्रेन को और सफलता मिली रूस में, तो ये रूस के लिए तो दिक्कत होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत राष्ट्रपति पुतिन के लिए होगी, उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए चाहे यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, सारे चाहते हैं कि युद्ध अब जल्दी से जल्दी खत्म हो। जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सामने एक शांति योजना पेश करेंगे। इसका क्या मतलब और इसका क्या मकसद है? आपका सवाल आप फिर से एक बार दोहराएंगे? खबर ये भी है कि जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सामने एक शांति योजना पेश कर सकते हैं, एक शांति योजना पेश कर सकते हैं। इसका क्या मकसद, क्या मतलब आप समझते हैं? देखिए, शांति योजना उन्होंने पहले भी पेश की थी और जाहिर है कि उसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम और उसमें उनको कोई ज्यादा अपेक्षित सफलता नहीं मिली। और वर्तमान समय में इस तरीके की संभावना जताई जा रही है कि वो एक नया पीस प्रपोजल रखेंगे। लेकिन इससे ये देखना होगा कि रशिया की उससे क्या अप्रोच होता है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन तो जाहिर है कि वो इस तरीके की जो भी उनके ज्यादा प्रपोजल रखे जाएंगे उसके बारे में वो हर तरीके से एक सकारात्मक तरीके से कि एलआई की तरीके से वो उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रशिया का क्या अप्रोच होगा। और अभी हाल में आपने देखा था कि स्विट्जरलैंड में जो पीस समिट हुई थी, वहां पर ये बड़ी पीस समिट थी, काफी प्रयासों के बाद यूक्रेन के प्रयासों से और अन्य राष्ट्रों के प्रयासों से आयोजित की गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि रशिया वहां पर नेगोशिएटिंग टेबल पर नहीं था। और जाहिर है कि ऐसे में ये जो कोई भी पीस प्रपोजल, कोई भी पीस समिट सफल नहीं हो सकती। दोनों ही जो कॉन्फ्लिक्टिंग साइड को साथ में आना होगा। किसी भी तरीके के पीस प्रपोजल को रशिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात होगी। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, तो ये एक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक लेम डक सिचुएशन में है। कुछ ही महीनों का इनका कार्यकाल है और अब अमेरिका में अब नई सरकार बनेगी
इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। नवंबर में इलेक्शन है, जनवरी में नई सरकार स्थापित हो जाएगी और ऐसे में जाहिर है कि जब कोई नया राष्ट्रपति वहां पर आएगा तो उसके संदर्भ उसका जो रोल होगा पूरे युद्ध को लेकर के क्या होता है, कौन जीतता है, ये एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं और रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आती है तो वो एक अनकन्वेंशनल राष्ट्रपति है। वो एक कन्वेंशनल तरीके से विषयों के बारे में विचार न करते हुए एक आउट ऑफ द लीग से हट करके इसको कहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट और अमेरिका का कितना फायदा है, कितना घाटा है। ट्रांजैक्शनल जिसको कहते हैं, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, वो एक उद्योगपति रहे हैं और वो जाहिर है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इस यूक्रेन युद्ध में यदि अमेरिका यूक्रेन को इतनी बड़ी मदद दे रहा है तो इससे अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है, इत्यादि। तो ये जो सारा जो उनका अप्रोच है उससे इस बात की संभावना ज्यादा प्रबल दिखाई देगी कि वो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहेंगे और उनको ये कहेंगे कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए कुछ रशिया के साथ इस तरीके की बातें रखें कि जिससे कि रशिया भी तैयार हो, रशिया भी बातचीत करने के लिए तैयार हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जब तक कंक्लूड नहीं होते तब तक इस तरीके की शांति के प्रयास अवश्य चल रहे हैं और ये जितना जल्दी से जल्दी हो उतना अच्छा है। लेकिन जो अमेरिका का जो चुनाव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और उसमें अमेरिका में किसकी सरकार बनती है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला युद्ध का स्वरूप क्या होगा। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है ये सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है। वास्तविक रूप से देखें तो महाशक्तियां वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही है और अमेरिका के जो हेजेमोनी को रशिया लगातार चैलेंज करने की कोशिश करता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, सीरिया में हो, लीबिया में हो, इराक में हो या अभी आप यूक्रेन थिएटर में उन्होंने हमला कर दिया। रशिया की महत्वाकांक्षा जॉर्जिया को भी और जाहिर है कि स्वीडन फिनलैंड को भी वो धमकियां देते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो लड़ाई है एक बड़े स्तर की लड़ाई है और ऐसे में यदि महाशक्तियों के बीच में सहमति बनती है तभी जाकर के इस समस्या का समाधान निकल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीतते हैं और वो अनकन्वेंशनल तरीके से जाहिर है कि वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन से जाकर के बातचीत की, कोरिया की टेरिटरी में उन्होंने कदम भी रखे थे। तो ये जो इस तरीके की जो उनका जो अप्रोच रहता है उससे इस बात की संभावना दिखाई देती है कि ये आने वाले समय में शांति स्थापित हो सकती है, बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन हमें अभी अमेरिका के इलेक्शन तक इंतजार करना होगा। बहुत बड़े डेवलपमेंट या शांति के संदर्भ में बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं देखता। प्रयास अवश्य चलेंगे और प्रयास करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। भारत उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है। सोढी साहब, क्या वाकई अब यूक्रेन को भी एहसास हो गया कि वो हद से ज्यादा आगे बढ़ गया या अपनी हदें पार कर गया? क्योंकि एक छोटा सा देश जो रूस के आगे कहीं टिक नहीं पाता, वो देश लगातार डटकर मुकाबला कर रहा है और ऐसे में अब जिसका समर्थन मिल रहा था, नेटो जो साथ में था, उसका भी लग रहा है कि अमेरिका अब आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं हाथ खींच सकता है। तो क्या अब पीछे मुड़कर देखना यूक्रेन के लिए लग रहा है कि सब कुछ खाली है, पीछे मुड़कर आप देख नहीं सकते हैं, आगे ही चलना एकमात्र विकल्प आपके पास है और आगे चलने के लिए आपके पास सैन्य हथियार होने चाहिए, गोला बारूद होने चाहिए, बाकी शक्तियां होनी चाहिए जो आपके पास है नहीं, बिना नेटो के आप खाली है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब क्या ये एहसास होने लगा है कि आपने हदें क्रॉस कर ली थी? नेहा जी, जब से ये युद्ध 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ तब से 6 अगस्त तक यूक्रेन को जो सफलता की खुशबू चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी और जो 6 अगस्त को उन्होंने 1263 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा किया, जिस सफलता की खुशबू के वो जो सोच रहे थे वो उन्हें मिलनी शुरू हुई और उसके बाद यूक्रेनी सेना का जो मनोबल बढ़ा वो हमने देखा कि इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने 25 अगस्त को एक 38 मंजिला बिल्डिंग का सारातोव में ड्रोन से हमला किया, जिससे कि राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से हिल गए। और उसके बाद सोमवार से लगातार जो F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका ने यूक्रेन को दिए थे,
वो लगातार उसका प्रयोग करी जा रहे हैं रूस की धरती के ऊपर। अब इससे यूक्रेन की सेना का जो मनोबल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपने सही कहा, अब यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं है, वो तकरीबन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब उसके पास एक ही चीज बची है कि जितना वो डट के मुकाबला करेगा उतना वो अपने देश को बचा पाएगा। और 6 अगस्त से जो ये सफलता लगातार यूक्रेन को मिलती जा रही है, इससे डेफिनेटली ये जो युद्ध है, ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रह गया है। अब ये दोनों के बराबरी के टक्कर का मुकाबला हो गया है। और जो इन्होंने जमीन पे रूसी जमीन का कब्जा किया है, ये अब इन्हें काफी मदद करेगा जब ये सीज फायर टॉक्स के लिए रूस के साथ बैठेंगे। क्योंकि आज की तारीख में रूस ने यूक्रेन का 1,09,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा किया हुआ है और यूक्रेन ने रूस का 1263 वर्ग किलोमीटर पे। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर रूस इस युद्ध को लंबा खींचता है और यूक्रेन को और बढ़त मिलती है, उससे राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जी सर, चुनौतियां भारत के सामने फिलहाल क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि भारत शांति की अपील कर रहा है और शांति की उम्मीद भी भारत से की जा रही है कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की जा सके, लेकिन चुनौती इस बीच क्या है? कम शब्दों में बताइएगा सर, वाइंड अप का वक्त है। नेहा जी, भारत की सबसे बड़ी चुनौती है अपने आप को सैनिक तरीके से मजबूत करने के लिए, क्योंकि हमारे 8 पड़ोसी मुल्क हैं जिसमें से भूटान को छोड़ के बाकी सारे 7 हमारे खिलाफ हो चुके हैं। भारत को इस वक्त है अपने नेबरहुड में देखना, अपने आप को सैनिक तरीके से और मजबूत करना, क्योंकि 11 साल बाद 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलके 2 फ्रंट वॉर करेंगे भारत के ऊपर। और आज की तारीख में चीन भारत से 3 दशक आगे सैनिक तैयारी में। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। पिछले साल 7 फरवरी 2023 को जनरल MM नरावने, जो कि 28वें सेना अध्यक्ष थे और 2 साल पहले रिटायर हुए थे, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा है कि 2 फ्रंट वॉर का मतलब भारत के लिए दिक्कत पैदा होगी। हमें इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए, दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि भारत के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। अगर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता भारत करता है या भारत आगे बढ़ता है, लेकिन भारत लगातार शांति की मिशन पर आगे बढ़ने की बात करता आ रहा है। अब ऐसे में इन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाएगा और क्या भारत एक अहम भूमिका इसमें निभाएगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।